हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर आयुष पारिक, मेरे साथ है डॉक्टर अमित उपाध्याय सर। गुरुनीति के अंदर जो हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन का सेकंड एपिसोड था उसमें आप सभी का वेलकम। और आज हम स्टूडेंट डिस्कस करने वाले हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर सर। आज हम डिस्कस करेंगे बेसिकली एम्ब्रियोलॉजी से संबंधित क्वेश्चंस। इससे पहले वाला जो एपिसोड था बच्चों, वहां पर हम लोगों ने स्ट्रक्चर के जो क्वेश्चंस थे उनको ज्यादा फोकस किया था। तो आज हम एम्ब्रियोलॉजी से संबंधित बात करेंगे और इसके बाद नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग जो हमारा लास्ट एपिसोड होगा ह्यूमन रिप्रोडक्शन का, वहां सर हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं क्वेश्चन, है ना। चलिए सर स्टार्ट करते हैं एम्ब्रियोलॉजी से रिलेटेड। डिक्लाइन 30 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों, 29 तक हम लोग कर चुके थे। डिक्लाइन इन द लेवल ऑफ व्हिच हार्मोन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज डायरेक्टली रिस्पांसिबल फॉर डीजनरेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। तो सर कॉर्पस ल्यूटियम की डीजनरेशन की अगर हम लोग बात करें तो सीधी सी बात है कि जो हमारा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है वो रिस्पॉन्सिबल होता है कहीं ना कहीं कि अगर उसके अंदर डिक्लाइन होगा तो कॉर्पस ल्यूटियम भी जो है वो बेसिकली बिल्कुल तो इसमें अपन जैसे ओवेरी के स्ट्रक्चर पढ़ते हैं ना जी, तो ओवेरी के स्ट्रक्चर जब अपन बनाते हैं तो अपन को होता है प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, ग्राफिन फॉलिकल बन जाता है जी। और ग्राफिन फॉलिकल से सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है जिसको अपन बोल देते हैं ओवुलेशन। ये ओवुलेशन हो गया 14 डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज का हो, ठीक है। अब जो ओवुलेशन होने के बाद में जो स्ट्रक्चर बनती है इसको अपन बोलते हैं कॉर्पस हेमरेजिकम क्योंकि ब्लड इसके अंदर फिल्ड हो जाता है कैविटी के अंदर, जो कैविटी से बाहर निकल गया स्पेस जो बता ना वहां पर ब्लड फिल्ड हो गया तो हेमरेजिकम। इसके बाद में इमीडिएटली कन्वर्ट हो जाता है कॉर्पस ल्यूटियम, बिल्कुल। और इसमें ल्यूटीन प्रोटीन आ जाता है, इसलिए ये कॉर्पस ल्यूटियम कहलाता है क्योंकि येलो कलर का होता है जी सर। अब इस कॉर्पस ल्यूटियम का जो फ्यूचर है वो दो पे डिपेंड करता है। अगर मान लो ये सेकेंडरी oocyte या ओवम जो रिलीज होके गया है, अगर इसका फर्टिलाइजेशन नहीं हो तो इमीडिएट ये कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन मेन रिलीज करता है, एस्ट्रोजन भी करता है, लेकिन मेन जो प्रोजेस्टेरोन है उसका रिलीज होना कम हो जाएगा इमीडिएट। और जैसे और इस कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन रखने की पूरी जो रिस्पांसिबिलिटी है वो आपके एलएच हार्मोन की है सर। अब इसकी जरूरत ही नहीं है तो ये डेस्ट्रॉय हो जाएगा। डेस्ट्रॉय किसकी वजह से हुआ? एलएच हार्मोन में सडन सीक्रेशन रुक गया क्योंकि ब्रेन को फीडबैक गया कि प्रेगनेंसी नहीं हुई है। अगर प्रेगनेंसी होती तो ये इसको मेंटेन रख लेता, फिर उसको आगे रखने के लिए प्लेसेंटा से एससीजी हार्मोन आ जाता, वो इसको मेंटेन कर लेता कॉर्पस ल्यूटियम को, यानी एनएच की जगह एससीजी ओवरटेक कर लेगा, ठीक है ना। तो इसमें देखो जो है आंसर आपने जो बिल्कुल परफेक्ट थर्ड जगह है वही रहेगा सर, थर्ड आंसर हो जाएगा क्योंकि सर बाकी के ऑप्शन में कहीं हमें नहीं कोई मतलब नहीं, कोई मैच ही नहीं कर रहा है जी सर। The activated spermatozoa undergo acrosomal reaction and the release of various chemicals. Which one is meant to digest Zona pellucida? जी बिल्कुल। तो बच्चों को पहले ये समझना है कि Zona pellucida कहाँ पे लेयर होती है। बिल्कुल, ये सबसे पहले बात अपन करते हैं जो अपन सेकेंडरी oocyte जिसको ओवम कहते हैं वो बनती, उसके बाहर एक लेयर होती है जिसको अपन कहते हैं जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा का एक डॉक्टर साहब बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है कि सेलुलर लेयर है एसेलुलर? डेफिनेटली एसेलुलर है, ये ग्लाइकोप्रोटीन्स की बनी हुई, बेसमेंट मेम्ब्रेन का सीक्रेशन है, फॉलिकुलर सेल्स का सीक्रेशन है। तो सबसे बड़ी बात ये जो जोना पेलुसिडा है जिसको मैं ZPR लिख रहा हूं, ये एसेलुलर लेयर है, ध्यान रखिएगा पहली बात ये। और सर एक और क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है कि ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने का काम करती है, इधर उधर कहीं ना चिपके। बिल्कुल, जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो जाता है जी तो वो जाइगोट बन गया। अभी जाइगोट में डिवीजन होते हैं, फिर मोरुला, ब्लास्टुला और ब्लास्टोसिस स्टेज आती है जी सर। अब क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब से निकलता है, फैलोपियन ट्यूब की लेंथ होती है 10 to 12 सेंटीमीटर। वहां से जब ये रन करता है यूटेरस में आता है, यूटेराइन कैविटी में जाता है, वहां जाकर इंप्लांट होता है। और इसको प्रिवेंट क्या करता है, ये कहीं मान लो फैलोपियन ट्यूब में अटैच हो गया तो वहां पर प्रेगनेंसी के लिए जो इन्वायरमेंटल यूट्रस देता है वो तो फैलोपियन ट्यूब देगी नहीं, तो वहां पे ट्यूमर बन जाएगा, गांठ बन जाएगी बड़ी सारी, जिसको वो लगेगा ऐसे प्रेगनेंसी है लेकिन रियल में प्रेगनेंसी होती नहीं है। और इसी को ही एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं, झूठी प्रेगनेंसी, फॉल्स प्रेगनेंसी। तो ये उसको प्रिवेंट करती है, ये प्रिवेंट करता है। प्लस फैलोपियन ट्यूब के अंदर आपको पता है सिलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू होता है, वो भी उसको रॉन्ग जगह पर इंप्लांट नहीं होने देता, वो उसको मूव करवाता है। ये दोनों मिलके अपने एक्टोपिक प्रेगनेंसी को प्रिवेंट। तो सर अब ये पूछ रहा है कि अगर यहाँ पे जैसे स्पर्म आया जी तो स्पर्म के रिलेशन में ये पूछ रहा है कि कौन सी ऐसी सब्सटेंस जो है एक्रोसोम रिलीज करेगा, ये एक्रोसोम स्पर्म के अंदर हो गया, जिसकी वजह से ये जोना पेलुसिडा जो है इसका लाइसिस हो जाए, ये बेसिकली कहीं ना कहीं स्पर्म जो है एंटर हो जाए फर्टिलाइजेशन। बिल्कुल सर, इसके अंदर देखिए आप जो ये एक्रोसोम पार्ट आप बता रहे हैं, यहाँ से कुछ एंजाइम रिलीज होते हैं जो जोना पेलुसिडा को डिस्ट्रॉय करते हैं। वो एंजाइम बेसिकली आपकी बात करते हैं, एक तो होता है एक्रोसिन, एक्रोसोमल रिएक्शन का नाम ही एक्रोसोम से बना होता है, एक्रोसिन होगा। दूसरा जोना लाइसिन, ये भी आपके जोना लाइसिन है, ये भी इसके अंदर है क्योंकि जो इसका पूरा नाम है जोना पेलुसिडेज, तो ये भी इंक्लूड होता है इसके अंदर जी। जोना पेलुसिडेज में ZP3 रिसेप्टर होता है जी, ZP3 रिसेप्टर जिससे ये स्पर्म बाइंड होता है, ZP1 ZP2 ZP3 ये गैलेक्टोज का रिसेप्टर होता है जिससे ये बाइंड होता है जी सर।
तो ये भी इन्वॉल्व होगा। अब तीसरा ऑप्शन दिया हाइड्रोजन। हाइड्रोजन होता है लेकिन जोना पेलोसिडा, इसके बाद एक और कवरिंग होती है जिसको अपन बोलते हैं कोरोना रेडिएटा। कोरोना रेडिएटा को जो हाइड्रोजनिक बॉन्ड होते हैं उनको ब्रेक करने का काम आता है। तो जोना पेलोसिडा को आपके तीसरा वाला ब्रेक नहीं करेगा, ये दोनों मिलकर उसको ब्रेक कर सकते हैं। तो आंसर इसका सर फोर्थ आंसर हो गया बच्चों इसका जी। नेक्स्ट पे चलते हैं सर। प्लेसेंटा एंडोक्राइन टिश्यू की तरह एक्ट करती है और बहुत सारे हार्मोन बनाती है जी। फॉलोइंग हार्मोन आर प्रोड्यूस इन वुमन ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एक्सेप्ट। तो कहने का मतलब ये पूछ रहा है कि जो हमारी सर प्लेसेंटा है वो इन हार्मोन्स का रिलीज करती है, पर अभी पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा हार्मोन है जो केवल प्रेगनेंसी में नहीं, नॉर्मली प्रेगनेंसी में जो नहीं होता है उसको जो अलग है, जो नॉर्मल रिलीज है उसको अपन को सेपरेट तो अपन प्रेगनेंसी वाले हार्मोन अलग निकाल लेते हैं। साफ पता चल रहा है एचसीजी, एचपीएल, रिलैक्सेशन जी सर। तो पहला वाला ह्यूमन कोरियोनिक गोनेकोट्रोपिक हार्मोन हो गया, वो भी प्रेगनेंसी में होता है। ह्यूमन प्लेसेंटल लेप्टोजन ये भी प्रेगनेंसी में होता है। रिलैक्सिन ये भी प्रेगनेंसी में, लेकिन ईस्ट्रोजन तो नॉर्मल फीमेल में निकलता ही रहता है। बिल्कुल। और फीमेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को भी ये शुरुआत कराता है जी सर। तो इसलिए सर हम लोग कह सकते हैं कि फोर्थ ऑप्शन हमारा ये नॉर्मली होता है। ये कोई प्रेगनेंसी के लिए कंपलसरी कंडीशन नहीं है, ये दिनों प्रेगनेंसी के लिए कंपलसरी एक्सेप्ट दे दिया था, एक्सेप्ट जी जी। फोर्थ आंसर हो गया बच्चों इसका। नेक्स्ट पे चलते हैं सर जी। Which of the following will be true about chromosome present in secondary oocyte in human? जी। तो ये कहीं ना कहीं क्रोमोसोम कंपोजिशन पूछ रहा है सेकेंडरी oocyte का ह्यूमंस के अंदर। बिल्कुल सर। अगर अपन सेकेंडरी oocyte की बात करें जिसको रफली अपन बोल देते हैं ओवा या ओवम, रफली बोल रहे हैं, ऐसे रियलिस्टिक वर्ड तो करेक्ट यही है, क्योंकि ओवम तो तब पड़ेगा जब फर्टिलाइजेशन सेकंड मियोसिस कंप्लीट हो जाएगा जी। सही बात। तो इसके अंदर ओवम है, तो ओवम अपन को पता है गैमीट है, गैमीट के अंदर अपन को पता है क्रोमोसोम के नंबर होते हैं, हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, तो हो गया 22 प्लस x हो गया, फीमेल की बात कर ही रहा है। तो 22 प्लस x हम देख लेते हैं सर। थर्ड ऑप्शन पे ये तो होगा नहीं, क्योंकि भाई आ गया भाई का 44 डिप्लॉयड होगा नहीं, तो सही आंसर 22 प्लस x हो जाएगा जी सर। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग, अब सर हमें हैप्लॉइड स्ट्रक्चर इनमें से देखनी है जी। तो बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत से कांसेप्ट क्लियर होते हैं जी। तो सर ओगोनिया, ये तो ओवम मदर सेल्स हो गई, ओगोनिया ये 2n हो गई जी सर। स्पर्मेटिड n हो गया। प्राइमरी oocyte आपके बेसिकली प्राइमरी oocyte है, तो ये भी सर 2n है। बिल्कुल। स्पर्मेटोगोनिया ये भी 2n हो जाएगा। बिल्कुल। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट ये हमारी n हो जाएगी, और फर्स्ट पोलर बॉडी जो बनेगी ये भी n हो जाएगी। बिल्कुल। 1 2 3 ऐसी स्ट्रक्चर है जो आपके हैप्लॉइड है जी सर। आंसर 3 हमें सेकंड ऑप्शन में मिल रहा है, आंसर सेकंड है जी। नेक्स्ट में चलते हैं सर। अब एक फिगर दे रखा है हमें जो रिप्रेजेंटेशन कर रहा है कहीं ना कहीं oogenesis का। तो वेरियस स्टेजेस oogenesis की लेबल्ड की हुई है A, B और C और D। तो हमें सर आइडेंटिफिकेशन करना है स्टेज B के लिए और स्टेज C के लिए, और उनके साथ में हमें क्रोमोसोम नंबर का भी वहां पर क्या करना है, आइडेंटिफिकेशन करना है। तो ये हमें सर B दे रखा है, ये हमें C दे रखा है। तो पहले तो हम देखते हैं कि B स्टेज देखिए क्या है, कौन सा है बी स्टेज पर। अगर हम देखें तो अगर बी स्टेज की बात करें तो ये अपने प्राइमरी oocyte हो जाएगा। बिल्कुल सर। और प्राइमरी oocyte पे जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा ही था कि 2n होता है। बिल्कुल। और सी की बात करेंगे तो सर ये सी जो बात करें तो ये आपके आ गया फर्स्ट पोलर बॉडी बन रहा है इधर। हाँ। ये सेकेंडरी oocyte हो गया, ये सेकेंडरी oocyte, ये आपके n होगा, n हो गया। तो डी तो ओवम बन ही रहा है, ये तो बात ही अलग होगी। ये ओवम हो गया, ये भी n होगा जी, n होगा। बिल्कुल। हमसे B और C के बीच में पूछा है, तो B हमारा प्राइमरी oocyte सर 2 ऑप्शंस में दे रखा है। ठीक है। एक तो फर्स्ट में और एक सेकंड में जी। और अब इसके साथ हमें देखना है कि सेकेंडरी oocyte फर्स्ट में दे रखा है, सेकंड में भी दे रखा है, पर यहाँ क्रोमोसोम के नंबर डिफरेंट है। यहाँ हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, लेकिन हमें पता है हैप्लॉइड नहीं होता है। हाँ, पर सर ये इस तरीके, हाँ ये पर इस तरीके से है सर, ये यहाँ इसके क्रोमोसोम के नंबर बता रखे हैं पहले, ये स्पेस जो है ना, तो इसमें गलत हो जाएगा फर्स्ट, क्योंकि प्राइमरी oocyte में 23 इतने नहीं हो सकते ना, इसलिए 46 हो रहे हैं। 46 ये है, तो ये सही है। और इसके बता रखे हैं सर यहाँ पे, अच्छा सेकंडरी oocyte बिल्कुल सही है, ये 23 है सर, n हो गए। बिल्कुल। तो इस वजह से हम सेकंड इज परफेक्टली करेक्ट है, सेकंड इज परफेक्ट। अच्छा क्वेश्चन है जी। अब इनकरेक्ट मैचिंग हमें देखनी है सर, 1 2 3 4 हमें इस तरीके से दे रखे हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट टर्म्स बच्चों क्लियर होने वाली है आपकी। मेनस्ट्रुअल साइकिल सीज हो जाती है 50 साल की उम्र तक। बिल्कुल, बंद होने का जो सीजेस का मतलब स्टॉप होना, यानी कि आवर्त चक्र 50 के आयु के वर्ष पे लगभग रुक जाता है, जिसे हम मेनोपॉज कहते हैं। बिल्कुल सही बात है, रजो निवृत्ति। बिल्कुल।
यूट्रस के लिए बिल्कुल इससे यूट्रस का पिछले- नाम देखो बिल्कुल हाँ। लिखा हुआ है वॉर्म, या अपन पिछली बार भी लिखा था हिस्ट्रा, ऐसे खूब सारे सिनोनिम्स हैं, आप सिनोनिम्स निकाल होते हैं। सकते हो। आपने जी। पिछली बार बताया भी था कि वॉर्म इंपॉर्टेंट नाम है जी। यूट्रस से रिलेटेड। इवेंट्स स्टार्टिंग फ्रॉम वन मेन्स्ट्रुएशन टिल द नेक्स्ट वन, यानी जी। एक मेन्स्ट्रुअल साइकिल हो गई। बिल्कुल मेंस्ट्रुअल साइकिल हो गया पूरा, बिल्कुल। तो यहाँ गलत दे दिया, मेनार्की दे दिया। तो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है जो प्यूबर्टी आने पर स्टार्ट होता है फीमेल। और हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए तो नाम से पता है, रजो मतलब मेन्स्ट्रुअल फ्लो, और दर्शन मतलब दिखाई देना, फर्स्ट टाइम शो होना। बिल्कुल तो मेनार्क में ये हमारा सब क्या हो जाएगा, बिल्कुल ये गलत है। और रिलीज ऑफ स्पर्म्स फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, स्पर्मेशन ये अपने लास्ट प्रीवियस वाले में बात हुई थी। डिस्कस किया। तो सर हमारा गलत ही पूछा है, तो जी। थर्ड आंसर हम लोग लगा देते हैं, बिल्कुल थर्ड आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट में चलते हैं बच्चों। अब सर ये हमें यहाँ पर वापस से डायग्राम दे रखा है जी एम्ब्रियोनिक स्टेज का डेवलपमेंट के दौरान। तो अब हमें क्या बताना है सर कि स्टेटमेंट इनकरेक्ट कौन सा है इसके रेफरेंस। ठीक है, ये ब्लास्टोसिस्ट का डायग्राम ब्लास्टोसिस्ट का डायग्राम है जी। तो सर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि फर्स्ट ही गलत है, क्योंकि ये सॉलिड बॉल ऑफ सेल कह रहा है। यहाँ पे कैविटी साफ दिख रही है, पहले कैविटी साफ पता चल रही है, कैविटी साफ ही है। सॉलिड बॉल तो हम कहते हैं तो मलबेरी स्टेज यानी मोरूला स्टेज होता है, मोरूला के लिए कहते हैं, तो यही हमारा पहला ही गलत हो गया। पहला ही गलत हो गया। बाकी सर ब्लास्टोसिल होती ही है ये कैविटी, कैविटी और डेवलपमेंट इसके कारण गैस्ट्रुला इसके स्टेज आगे आती है, गैस्ट्रुला शुरू होता है जब ये इम्प्लांट हो जाएगा यूट्रस में प्रॉपर जगह पर, तो गैस्ट्रुलेशन स्टार्ट हो जाएगा। और एडवांस स्टेज है मोरूला के बाद बन रही मोरूला है। के बाद में आती है, मोर एडवांस है मोरूला, ब्लास्टुला के बाद आती है, मैंने तो ब्लास्टोसिस्ट, तो ये तो बहुत एडवांस है, ये तो सिर्फ इम्प्लांट होने की जरूरत है। इम्प्लांट होने की जरूरत इम्प्लांट हुआ नहीं, प्रेगनेंसी का फर्स्ट डे ड्यूरेशन काउंट हुआ नहीं। है। तो सर सही आंसर हमारा First फर्स्ट हो हो गया, क्योंकि इनकरेक्ट पूछा था। जी अब सर वापस से डायग्रामेटिक बेस्ड क्वेश्चंस जी। आ गए हैं। मैच द फॉलोइंग करना है हमें, गिवन जो स्टेजेस हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के और उनके डिस्क्रिप्शन के साथ में हमें मैच द फॉलोइंग करना है। ठीक है तो ये यहाँ पर फर्टिलाइजेशन को शो कर रहा है सर, जी, ठीक है, ये फर्टिलाइजेशन ये फर्टिलाइजेशन हो गया। और सर ये जो स्टेज है ये मलबरी जैसी स्टेज है, बिल्कुल। यानी कि मोरूला आ गया, मोरूला आ गया। बिल्कुल। ये हमारी फिर जो स्टेज आ गई ब्लास्टुला ब्लास्टुला है, बट क्लीवेज यहाँ पर चल रहा है, चल रहा है, बिल्कुल। और वो ब्लास्टोसिस्ट ब्लास्टोसिस्ट है, बिल्कुल सर। तो अब देखिए सर अब पहला कह रहा है गेट इम्प्लांटेशन इन द यूट्रस बाय द 7th डे ऑफ कंसेप्शन, बिल्कुल सही बात है। 7th डे अपन को पता है इम्प्लांटेशन होता है। इसमें क्या पूछ रहा है ये क्वेश्चन? हाँ, अब ये Description। डिस्कस इनके साथ मैचिंग इसकी। अच्छा, तो फर्स्ट इम्प्लांटेशन जो है 7th डे पे होगा कंसेप्शन का, तो सर ब्लास्टोसिस्ट का होगा, इसका होगा, डी का होगा। डी का होगा। जी, तो फर्स्ट में डी आना चाहिए। हाँ, फर्स्ट में डी। स्टेज आफ्टर सेकंड क्लीवेज डिवीजन, तो सर सेकंड की बात, तो अगर फर्स्ट क्लीवेज होगा तो 2 में डिवाइड होगी, 2 में डिवाइड, और सेकंड में फिर 4 में। 4 होंगे, बिल्कुल। और क्लीवेज का बच्चों पता ही है कि साइज तो सेम रहता है, बिल्कुल सही, बट नंबर ऑफ सेल्स बढ़ जाती है, जिसको अपन ब्लास्टोमियर्स कहते हैं। हाँ, एक स्पेशल टाइप का सेल ऑफ डिवीजन है। जी, तो सर सेकंड में हम लोग सी लिख देते हैं। जी। मलबरी लाइक स्टेज, मोरूला, मोरूला तो बी सर थर्ड में। और अकर्स इन एम्पुला फेलोपियन ट्यूब में तो क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। ए आ गया इसका, ये आ गया। तो सर फर्स्ट में आना चाहिए डी, डी, या फिर हम लोग अगर डायग्रामेट के हिसाब से करें ए में आना चाहिए हमारा 4th। तो सर ए में 4th हमें दे रखा है सेकंड ऑप्शन में और जी, थर्ड में, तो ये दोनों तो हो गए बिल्कुल गलत। फिर सर बी में आ रहा है हमारा सी, थर्ड आ रहा चाहिए, बी में थर्ड, तो सर बी में थर्ड हमें सेकंड ऑप्शन में दे रखा है। बिल्कुल। सी में 2, सी में जो है हमारा 2 आ रहा है, बिल्कुल सही है। और डी में फर्स्ट, डी में फर्स्ट आ रहा है, डी में फर्स्ट आ रहा है सर, बिल्कुल। ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। काफी अच्छा क्वेश्चन था। जी, चलिए सर नेक्स्ट पे। जी सर। करेक्ट मैच हमें करना है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के इवेंट्स के अकॉर्डिंग हमें करेक्ट मैच करना है। तो सर अगर हम लोग देखिए करेक्ट मैचिंग इसने पूछी है, करेक्ट मैचिंग तो एनसीईआरटी के लास्ट पेज पे बिल्कुल वहां पे सबको लिखा हुआ, आपको सब उस एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पूरा शो कर रखा है, उसके अकॉर्डिंग ही आंसर आपको फाइंड आउट करना तो सर फर्स्ट मूवमेंट जो है वो बिल्कुल। 5th मंथ ऑफ फीटस प्रेगनेंसी के अकॉर्डिंग हमें दिखाई देता है। बिल्कुल, तो ये हमारा बेसिकली करेक्ट मैचिंग यहाँ पर बिल्कुल। अब हो देखो जाएगा। 3 मंथ के पश्चात ये लिख रहा है कि एम्ब्रियोनिक हार्ट इज फॉर्म्ड। हार्ट है तो बहुत पहले ही बन जाता है, बहुत सीधी सी पहले बात बन है, जाता बहुत पहले बन जाता है। 21 डे पे तो हार्ट की हार्टबीट ही सुनाई देती है, तो पहला तो वैसे ही गलत हो गया। साइन ऑफ ग्रोविंग, फर्स्ट ग्रोविंग साइन, ये कह रहा है डेवलपमेंट और लिम्फ और डिजिट,
डिजिटल लिम्ब से पहले तो हार्टी ऑर्गन ही डेवलप हो जाते हैं, तो इसकी बात तो ये बैठेगी नहीं बिल्कुल। ये तो लास्ट में आता है जब सेकंड ट्राइमेस्टर एंड होने वाला होता है। और फर्स्ट मूवमेंट और 5th मंथ में फर्स्ट मूवमेंट, अभी मैंने कहा था 21 डे के आसपास हार्ट बन जाता है, तो 1 मंथ के एंड में यानी सेकंड मंथ के बिगिनिंग में शुरू हो जाती है सारी प्रोसेस। तो डेफिनेटली सर थर्ड आंसर होगा। थर्ड आंसर हो जाएगा सर, थर्ड लगा देते हैं, आगे चलते हैं सर जी। The type of placenta found in human is formed by interdigitation of dash and dash tissues। बिल्कुल, तो जो प्लेसेंटा जो बनता है मैटरनल और पैटर्नल टिश्यू दोनों से बनता है। तो पहला तो अपन को पता है कि ह्यूमन के अंदर जो प्लेसेंटा का टाइप होता है वो हिमकोरियोनिक टाइप का होता है। तो कोरियोनिक जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है वो बनाती है, और इसमें ब्लड वेसल डेवलप होती है, इसलिए इसका नाम रखा गया हिमकोरियोनिक। और उसके अंदर टोटल 6 बैरियर होने चाहिए आइडियल के अंदर, लेकिन इसके अंदर ह्यूमन के अंदर ओनली 3 बैरियर्स। जी सर, तो हिमकोरियोनिक टाइप पर आप देख लीजिए कोरियोनिक। तो सर फर्स्ट ऑप्शन हो गया बिल्कुल कोरियन एंड ब्लड इन यूटेराइन वॉल, बिल्कुल, और कोरियन एंड ब्लड वेसल लाइनिंग इन द यूटेराइन, और ब्लड वेसल ऑफ फीटस एंड ब्लड वेसल ऑफ यूटेराइन, और फोर्थ हो गया एपिथेलियम ऑफ यूट्रस एंड कोरियन। ओके, तो इसमें देखिए आप कोरियन और ब्लड वेसल्स, यहाँ पे आप लिख दें ब्लड वेसल्स ऑफ यूटेराइन वॉल। कोरियन और गर्भाशय की भित्ति, यानी कि कोरियन तो अपन को पता है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है जिसमें इंटरडिजिटेशन होकर जो अंगुली जैसे प्रोजेक्शंस बनते हैं, प्रवर्ध बनते हैं जिसको अपन इसे बोलते हैं, जो प्रवर्ध है वो जाकर एंडोमेट्रियम में धस जाते हैं और उससे प्लेसेंटा डेवलप होती है। पहली बात। दूसरी बात ये कि प्लेसेंटा जो बनती है वो मैटरनल यानी कि फीटल वाले जो कनेक्टिव टिश्यूज उनसे भी बनती है, और अपने क्या नाम की मैटरनल टिश्यू से भी बनती है, यानी मदर के दोनों से मिलकर बनती है, वो प्लेसेंटा कहते हैं। और एक होती है अम्बिलिकल कॉर्ड जिसमें ओनली फीटल टिश्यू होता है, मैटरनल टिश्यू बिल्कुल नहीं होता, ठीक है ना। तो कोरियन, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन और यूटेराइन वॉल ये मिलकर बनाती है, बिल्कुल सही है। दूसरा कहते हैं कोरियन एंड ब्लड वेसल लाइनिंग द यूट्रस, ओनली ब्लड वेसल नहीं बना सकती क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू भी चाहिए, इसलिए यहाँ वॉल था बिल्कुल, इसलिए वजह से इसीलिए वॉल लिखा हुआ है। तीसरा ऑप्शन है ब्लड वेसल ऑफ फीटस, ओनली ब्लड वेसल से, तो आपको पता ही है तो वैसे ही गलत हो गया, केवल ब्लड वेसल से कोई बैरियर बनता ही नहीं है। एपिथेलियम ऑफ यूट्रस, इसको मान लेते हैं एंडोमेट्रियम हो गया। कोरियन, लेकिन एंडोमेट्रियम नहीं बनाती है क्योंकि एंडोमेट्रियम तो आउटर मोस्ट कवरिंग है और फीटस तो अंदर है उसके एंडोमेट्रियम, तो ये भी गलत है। तो इसका फर्स्ट आंसर सही है सर। Which of the following act as a basal granule for the tail of the sperm? जी, तो basal granule के अकॉर्डिंग सर देखा जाए तो डिस्टल सेंट्रियोल हमारा बिल्कुल सही आंसर हो गया। इसमें देखिए प्रोक्सिमल सेंट्रियोल बेसिकली जो होता है वो क्लीवेज शुरू करता है, जो हेड पार्ट के अंदर अपन कंसीडर करते हैं एनाटॉमिकली, है ना। और यही वो गिफ्ट होता है जो एक स्पर्म बिल्कुल ओवम को देता है। फिर वो क्लीवेज, जिसको अभी सर ने कहा था कि स्पेशल टाइप ऑफ माइटोसिस होता है, वो स्पेशल टाइप ऑफ माइटोसिस यही है क्लीवेज। तो शुरुआत कौन करता है? प्रोक्सिमल सेंट्रियोल करता है। फिर आता है डिस्टल सेंट्रियोल। अगर अपने स्पर्म की स्ट्रक्चर बनाए तो अपन को पता है कि जो यहाँ पर जो है नीचे डिस्टल सेंट्रियोल होते हैं उससे एक्सेल फिलामेंट लिखते हैं, जिसको अपन लिखते हैं 9+2 9+0 ऐसा रिप्रेजेंटेशन अपन देते हैं। इन एक्सेल फिलामेंट के अंदर होता है डाइनिन प्रोटीन, और ये डाइनिन प्रोटीन उस टेल के अंदर मूवमेंट कराता है, फिर वो टेल के थ्रू आगे मूवमेंट करता हुआ आगे जाता है, जिसको अपन कहते हैं विग्रस मोटिलिटी। बिल्कुल, तो डिस्टल सेंट्रियोल इसका जिम्मेदार है। सेकंड सेंट्रियोल का फंक्शन ही अभी तक अननोन है। एक्रोसोमल बॉडी बात ही अलग है, ये तो पेनिट्रेशन में काम आता है। तो सेकंड आंसर इज परफेक्ट। कोरियन इज मेड अप ऑफ, अब सर कोरियन किसकी बनी हुई है? तो ट्रोफोब्लास्ट एंड सोमेटोप्लूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म इनसाइड, और नेक्स्ट में ट्रोफोब्लास्ट इनसाइड और सोमेटोप्लूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म आउटसाइड। जी नहीं, तो ये गलत हो गया। एंडोडर्म इनसाइड एंड सोमेटोप्लूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन आउटसाइड, तो एंडोडर्म बता दिया इसने गलत हो गया, और एंडोडर्म आउटसाइड एंड सोमेटोप्लूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म आउटसाइड। तो सर अगर हम देखें तो इस तरीके से अगर ब्लास्टोसिस्ट अगर देखें तो यहाँ पर जो हमारा इनर सेल मास आ गया, इस तरफ एमनियोटिक कैविटी आ गई, तो कोरियन की बात कर रहे हैं। तो ये हमें पता है कि जो आउटर साइड से लेना है, मेसोडर्म दो पार्ट्स में डिवाइडेड हो जाती है, एक सोमेटोप्लूरिक और एक स्प्लेंकोप्लूरिक बनती है, दो बनती है। तो ट्रोफोब्लास्ट तो बाहर होगा बिल्कुल, और अंदर की तरफ सोमेटोप्लूरिक होगी। बिल्कुल, बाहर ये कोरियन आ गई, और कोरियन हमें पता है ट्रोफोब्लास्ट ही बनाती है, आउटर मोस्ट एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है। तो ये तो बिल्कुल सही बात है कि ट्रोफोब्लास्ट आउटसाइड, बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कोरियन आउटसाइड है तो ट्रोफोब्लास्ट भी आउटसाइड होगी, और डेफिनेटली वो जो होती है ट्रोफोब्लास्ट वो एक्टोडर्मल होती है। ये एक्टोडर्मल है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर ये कहते हैं सोमेटो
फ्लूइडिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन इनसाइड, ये अंदर होती बिल्कुल, है। ये मेसोडर्म, ये तो अपने और इजी याद रखे तो आपको याद रखना है कि अगर कोरियन का पूछे तो सीधा याद रखो एक्टो प्लस मेसो। हाँ, ये भी इससे भी बिल्कुल, बाहर एक्टो है और अंदर मेसो है। अगर डेप्थ में पूछ ले तो ये आपके लिए क्वेश्चन बना दिया गया है, इसको आप लर्न कर लो, आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इस तरह से आप चारों क्वेश्चन तैयार कर सकते हो, कोरियन का भी, एमनियन का भी और एलेंटोस का भी और योक्सेक का भी। इससे आप 4 क्वेश्चन तैयार कर सकते हो और चारों को अपन डिफरेंशिएट करके उनमें से एक क्वेश्चन पीएमटी में श्योर पूछा जाता है। जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म होती है, ये उसका रिलेटेड पार्ट, उसका रिलेटेड, बिल्कुल सही बात जी सर, क्योंकि ओरिजिनल वाली मेसोडर्म तो बाद में बनेगी, वो ऑर्गन फॉर्मेशन में काम आएगी। हाँ, अब सर एक गिवन फिगर हमें दे रखा है जी, और इसके रिगार्डिंग हमें यहाँ पर मैचिंग करनी है। गिवन फिगर शोन ह्यूमन फीटस का फिगर है सर ये जी, और स्ट्रक्चर्स दे रखे हैं ए बी सी डी। तो हमें करना है कि कौन सा ऑप्शन है, कुल मिला के लेबलिंग हमें लेबलिंग करनी है, सही बात। ये तो देखिए आप सीधा दिख रहा है, ये हेड लाइक स्ट्रक्चर जा रही है, प्रोजेक्शन फिंगर लाइक, ये कोरियोनिक विलाई है, कोरियोनिक विलाई आपकी। और ये जो दिख रहा है जो छोटा सा पार्ट है, ये योक्सेक है, ये योक्सेक आ गया आपके। और इधर अपने म्यूकस प्लग है जो अपने सर्विक्स और वेजाइना के अंदर के पास में होता है। और ये जो है वो अम्बिलिकल कॉर्ड है, बिल्कुल सर। तो ए सर अम्बिलिकल कॉर्ड, तो अम्बिलिकल कॉर्ड सर हमें सभी में दे रखा है जी, ठीक है। अच्छा, इसमें भी थोड़ा सा दे रखा है अम्बिलिकल कॉर्ड विथ इट्स वेन्स, अम्बिलिकल कॉर्ड विथ इट वेसल्स, तो ये हमारा थोड़ा सा है। फिर बी में सर फिम्बरी और बी में बेसिकली प्लेसेंटल विली और बी में प्लेसेंटल विली। तो फर्स्ट में देखिए सर बी में हमारा कोरियोनिक विली आ गया, बिल्कुल, बट सी इसने फिर एंट्रम बता दिया, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन तो हो गया गलत, बिल्कुल सही बात। फिर सेकंड को देखते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड विद इट वेसल्स, बिल्कुल सही बी बात, फिम्बरी, सी oocyte बता दिया, ये गलत हो गया, तो गलत हो गया। गलत है बिल्कुल। अम्बिलिकल कॉर्ड विद इट वेसल्स, बी प्लेसेंटल विली, बिल्कुल सही बात है। कोरियोनिक प्लेसेंटल विली, प्लेसेंटा कोरियोनी बनाती है, बिल्कुल। सी योक्सेक, सी योक्सेक हो गया और डी म्यूकस प्लग हो ये गया सही सर्विक्स के अंदर। तो थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो गया सर, है ना? करा सकते हैं। क्योंकि सी फिर इसने यहाँ पर ट्रोफोब्लास्ट बता दिया, तो गलत हो गया, ट्रोफोब्लास्ट तो कोरियोन, या फिर आप इसको जो भी आपने बनाया था प्लेसेंटल विली, एक ही बात है कि कोरियोन, अभी अपने प्रीवियस क्वेश्चन में ही बताया था कि प्लेसेंटा बनती है वो कोरियोन से मिलता है, कोरियन से मिलती है। तो ये हमारा सर कुल मिला के सही आंसर कौन सा हो गया? थर्ड। सही, थर्ड हो गया। तो कुल मिला के यहाँ से एक सीख हमें बच्चों को देनी है कि डायग्राम एनसीईआरटी में जो रखा हुआ है, जरूरी नहीं कि कई बार उसकी एज इट इज स्ट्रक्चर पूछ ले। अगर हम यहाँ पे घुमा के प्लेसेंटल विली की जगह कोरियोन विली लिख देती, तो आपको सिनोनिम्स थोड़े पता होने चाहिए आसपास के। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पे चलते हैं। Which one of the following statement about morula in human is correct? तो सर पहले तो ये समझना है कि मोरूला बनेगा कब। क्लीवेज के बाद, जैसे कि जाइगोट था, जैसा आपने उधर बनाया, जाइगोट यहाँ पर हो गया, ये 2n स्ट्रक्चर हो गई। अब इसमें सर क्या स्टार्ट होगा? क्लीवेज शुरू होगा। क्लीवेज शुरू होगा। माइटोटिक डिवीजन के टाइप का ही है, लेकिन माइटोसिस नहीं है, उस जैसा ही है। क्लीवेज में सर साइज तो सेम रहेगी, बिल्कुल, मतलब मैं कह सकता हूं साइटोप्लाज्म सेम, इम्प्लांटेशन तक साइज चेंज नहीं होगा इसका। अगर साइज चेंज होगा तो फेलोपियन ट्यूब में फंस जाएगा, फंस जाएगा। तो साइज चेंज है, बट सर सेल्स के नंबर बढ़ते जाएंगे। अंदर जो सेल बन रही है जिसको अपन ब्लास्टोमियर्स कह रहे हैं, इनके नंबर इंक्रीज हो जाएंगे। अभी अपन ने कहा था ना 8 to 16, तो 8 to 16 अपन ब्लास्टोमियर के नंबर ही बता रहे हैं। और सर जब नंबर इंक्रीज होंगे तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो अंदर न्यूक्लियस होगा सेल का, उसका तो डिवीजन हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है साहब, हर सेल के अंदर जा रहा है डिवीजन। तो न्यूक्लियस का डिवीजन होगा तो डीएनए तो बढ़ेगा। बिल्कुल, तो इसी के रिगार्डिंग सर ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। इट हैज फार लेस साइटोप्लाज्म एज वेल एज लेस डीएनए, ये तो गलत हो गया। अनक्लीव जाइगोट से तो कम तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ज्यादा होगा। It has more or less equal quantity of cytoplasm and DNA ना, क्योंकि DNA ज्यादा होगा सर, बिल्कुल ये इक्वल बता रहा है। बिल्कुल। It has more cytoplasm and more DNA, तो ये भी गलत हो गया, दोनों एक साथ में नहीं हो सकते। It has almost equal quantity of cytoplasm as an uncleaved zygote but much more DNA सिंथेसिस बढ़ेगा, DNA जीन एम्प्लीफिकेशन होगा, DNA बढ़ेगा, इसमें कोई डाउट। क्योंकि सर साइटोप्लाज्म तो यही रहा, जी नया तो कोई आएगा नहीं, तो वो तो साइज उतना ही है, सब कुछ डिस्ट्रीब्यूट हो गया, अलग-अलग और डीएनए बढ़ गया, डीएनए बढ़ेगा। हाँ, तो सर सही आंसर हम फोर्थ ले लेते हैं जी, फोर्थ तो जाएगा सही आंसर सर। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं सर जी। रिलैक्सिन इज सीक्रेटेड, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है सर। रिलैक्सिन कहां से स्रावित होता है? बिल्कुल जी, तो सबसे पहले रिलैक्सिन तो देखो आपको दो जगह एनसीईआरटी में तो एक ही बता रखा है कि ओवरी से रिलीज होता है एंड ऑफ प्रेगनेंसी या ड्यूरिंग द पार्टुरेशन के टाइम, लेकिन हमें बेसिक नॉलेज हमें ये भी पता होनी चाहिए कि ये प्लेसेंटा से भी आता है। प्लेसेंटा से, बिल्कुल, दोनों से सीक्रेट होकर आता है, ये ध्यान रखिएगा रिलैक्सिन। और जो प्यूबिक सिम्फाइसिस के जॉइंट्स को रिलैक्स करता है, जो अपन फाइब्रोकार्टिलेज जॉइंट बोलते हैं जिसको, उसको रिलीज करता है और वहां से पार्टुरेशन का प्रोसेस होता है, उसको डायलेट कर देता है उस एरिया को।
बिल्कुल इसी सर। कारण जो पेन होता है वो इतना ज्यादा होता है कि 208 बोन्स टूट रही हो बिल्कुल उसके बराबर बराबर pain का पेन होता है, और ऑक्सीटोसिन भी इसमें साथ में पूरी की पूरी यूट्रस वगैरह सब मिलके ये जो बहुत जबरदस्त का पेन क्रिएट है, जिसको अपन लेबर पेन बोलते हैं। लेबर पेन कहते हैं। एक और एडिशनल इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा, ये रिलैक्सिन हार्मोन जो है, जी सर। जितने भी ओवरी और प्लेसेंटा से रिलीज हो वो सारे के सारे स्टेरॉइडल हार्मोन्स है। जी। ये रिलैक्सिन एक ऐसा हार्मोन है जो प्रोटीन नेचर का प्रोटीन हार्मोन नेचर का है। सर बाकी बहुत सारे steroid- बहुत आपने इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बताई। जी, ये हमारे एंडोक्राइन सिस्टम से में ये पूछा जा सकता है। बिल्कुल ही पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। तो रिलैक्सिन का बेटा प्रोटीन नेचर होता है। जी चले सर, जी। तो फिर ओवरी भी दे रखा है, प्लेसेंटा भी दे रखा है, और बोथ भी दे रखा है, तो आंसर आप बोथ वाला ले लीजिए। थर्ड ऑप्शन हो जाएगा सर। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं सर। Which statement is correct related to implantation? रोपण के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? जी, Implantation take इम्प्लांटेशन place। हमें पता है 7th डे होता है, 7 to 9th डे मानते हैं मैक्सिमम, आइडियल जो है वो 7th माना गया। तो सर यहाँ तो 2 वीक बता दिया। 2 वीक में तो एम्ब्रायो बन जाएगा अच्छा खासा। हाँ, गलत हो गया। जी, ब्लास्टोसिस्ट रिप्रेजेंट गैस्ट्रुला, कैस्ट्रुला गलत हो गया सर, क्योंकि इम्प्लांटेशन के संदर्भ में पूछा है। पूछा है तो फिर ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट होगी यूट्रस में, तो यहाँ पर जो आएगी वो ब्लास्टोसिस्ट ही आकर जुड़ेगी। बिल्कुल सर। और थर्ड क्यों सही है? क्योंकि देखिए सर, ट्रोफोब्लास्ट को, ब्लास्टोसिस्ट के ट्रोफोब्लास्ट को ये अटैच बता रहा है जी, एंडोमेट्रियम से। बिल्कुल सही बात है, एंडोमेट्रियम से जुड़ेगी, उसी इम्प्लांटेशन बोलते हैं। और बाहर की तरफ ट्रोफोब्लास्ट है। बिल्कुल बाहर है, ये इसकी ट्रोफोब्लास्ट होगी, ये तो इसकी ट्रोफोब्लास्ट है बाहर तो जी। और ये अटैच होगी किससे? एंडोमेट्रियम से अटैच। और इनर सेल मास तो अटैच थोड़ी होगा, तो ये तो गलत नहीं, हो गया। इनर सेल मास तो अंदर रहेगा, क्योंकि वो तो पूरी बॉडी का फॉर्मेशन करेगा, एम्ब्रायो पूरा बनाएगा। तो सर कहीं ना कहीं हमारा थर्ड थर्ड वाला ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है। How many eggs are released from ovary of human female at the time of fertilization if fraternal twins are formed? अच्छा, Twins से पैटर्नल related ट्विंस। भाई देखो भाई, ट्विंस की बात आ गई तो हाँ। ट्विंस दो तरह के होते हैं। जी। एक आइडेंटिकल ट्विंस होता है जिसको अपन कहते हैं मोनोजाइगोटिक ट्विंस। मोनोजाइगोटिक। उसके अंदर एक ही जाइगोट बनता है जी। और एक की ओवरी ओवम रिलीज करती है जी। और उसमें क्लीवेज डबल हो जाता है, Cleavage। उस वजह से वो ट्विंस सेम हो जाते हैं, जिसको अपन आइडियल ट्विंस बोलते हैं। दूसरा होता है फैटर्नल ट्विंस, जिसमें दो डाइजाइगोटिक ट्विंस बोलते हैं अपन, जिसके अंदर दो जाइगोट बनते हैं, यानी एक राइट वाली ओवरी भी रिलीज कर रही है और लेफ्ट वाली भी रिलीज है। दोनों ओवम आएंगे, दोनों स्पर्म तो बहुत सारे होते हैं, मिलियंस में होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो दोनों में जाते हैं तो फर्टिलाइज कर देंगे, तो उसमें सर दो जाइगोट बन जाएंगे। अच्छा, और तो दो सर- ओवरी एक टाइम में दोनों ओवरी एक साथ काम करेगी। अच्छा, तो फ्रेटर्नल ट्विंस में सर यानी एक ओवरी का ओवम इधर से आएगा, एक राइट और से एक लेफ्ट से, इधर से आएगा। बिल्कुल। तो एक स्पर्म इसको फर्टिलाइज कर देगा और एक इसको फर्टिलाइज कर देगा, तो ये भी फिर बच्चे में ये भी डेवलप जाइगोट, ये भी जाइगोट, ये ये दो जाइगोट हो गए, इसलिए अपन डाइजाइगोटिक ट्विंस बोलेंगे। तो ये भी 2n बन गया और ये भी 2n बन गया। बिल्कुल तो कहीं ना कहीं सर फिर हम देखते हैं कि दो ओवम की बात जहां पे की जी। हो, तो 1 बता रहे हैं, गलत हो गया। नहीं, 3 2 एट है, बिल्कुल नहीं, पॉसिबल ही नहीं, 2 एट ए टाइम, बिल्कुल। और इसमें ये भी आप ध्यान रखें कि नॉर्मली अगर अपन बात करें तो 6 मंथ तक ऑल्टरनेट पैटर्न में काम करती है। जैसे मान लो जनवरी में इस राइट वाले ने रिलीज किया ओवम सेकेंडरी oocyte, तो फरवरी में लेफ्ट वाली करेगी, ओके, है ना। इस तरह से ये एक ओवरी 6 महीने काम करती है, अल्टरनेट वेज। ऑल्टरनेट वे में काम करती है। ओके सर, नेक्स्ट पेज। और जैसे मंथ की बात करें तो कुछ मंथ 28 डेज के होते हैं, कुछ 31 के होते हैं, तो टोटल अगर आपसे पूछा जाए कि एक साल में कितने ओवम लिखे, तो आप एक एक्स्ट्रा कर दो, 13 कर दो आप। 13 बिल्कुल, वो डेज का 6 का फर्क रहता है ना, उस वजह से, क्योंकि हमें ओवुलेशन का टाइम काउंट करता है, तो ओवुलेशन का टाइम वो होता है 14वें दिन अपन काउंट करते हैं, तो 14वें दिन अगर माने तो टोटल जोड़े तो 14वां दिन आ जाता है, नहीं 14 दिन ओवुलेशन हो जाएगा, इसलिए 1 प्लस कर देते हैं। 1 प्लस कर देते हैं। बहुत अच्छी बात बताई। यानी कि अगर साल में अगर आपसे इनसे रफ आइडिया हाँ। पूछे बच्चों से तो तो ऑप्शन में 13 हाँ बिल्कुल 13। नेक्स्ट पे चलते हैं। ब्लास्टोसिस्ट किससे बनी हुई है? कंसिस्ट ऑफ, जी। तो आउटर कोरियन एंड इनर सेल मास, आउटर एमनियन एंड इनर स्टेम सेल, आउटर ट्रोफोब्लास्ट एंड इनर सेल मास। जी, तो तो सर- ब्लास्टोसिस्ट में दो चीजें होती है, आउटर तो ट्रोफोब्लास्ट होती है और अंदर की ओर इनर सेल मास होता इनर है सेल सर, मास, बिल्कुल। अभी जो हमने हाँ, डायग्राम बिल्कुल, हाँ। बनाया था सर, जो आप बना रहे हैं। जी सर, इस तरीके से इनर सेल मास थी और ये जो बाहर की जो लेयर थी वो क्या थी? वो ट्रोफोब्लास्ट हो गई, बिल्कुल सही बात। ये कैविटी हो गई। ये कैविटी हो गई ब्लास्टोसिल, ये एम्ब्रायो डेवलप कर लेगा, ये प्लेसेंटा डेवलप कर लेगा। तो सर आंसर हो गया आउटर ट्रोफोब्लास्ट बिल्कुल। एंड इनर सेल मास, थर्ड आंसर हो गया। अब ये गोनाडोट्रोपिन हार्मोन एक्ट करता है इंटरस्टिशियल सेल पे। तो सर इंटरस्टिशियल सेल अगर मैं टेस्टिस का ऐसे सेक्शन बनाऊं तो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है और इनके बीच का ये जो स्पेस है ये इंटरस्टिशियल स्पेस हो गया। और यहाँ पर जो सेल्स प्रेजेंट है जिन्हें हम लोग लिडिक सेल्स भी कहते हैं या फिर हम लोग जिन्हें इंटरस्टिशियल सेल, हाँ बिल्कुल, सॉरी पूरा हो गया, कोई बात नहीं, वापस बना मैंने देंगे। कलर चेंज करा था। ये हमारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ट्यूब्यूल्स आ गई, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हो गई, ये बीच का बीच का स्पेस आ गया, इंटरस्टिशियल स्पेस हो गया
बिल्कुल। और यहाँ पर हमारे जो सेल्स हैं जी, ये लीडिंग ये सेल leading भी cell। हम कह सकते हैं या फिर इन्हें इंटरस्टिशियल सेल भी कहते हैं। बिल्कुल है ना? कहते हैं। अब इससे रिलेटेड पूछ रहा है कि एक जी। हार्मोन है गोनेडोट्रोपिन हार्मोन है, जी, तो सर गोनेडोट्रोपिन हार्मोन है तो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन निकलते हैं हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी से, से बिल्कुल सही बात है। यानी एलएच और एफएसएच दो ही निकलते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो ये इंटरस्टिशियल सेल पर एक्ट करता है। तो बिल्कुल इस पर तो सर एक्ट करेगा वो एलएच करेगा, LH ही करेगा, जिसका बिल्कुल। नाम आईसीएसएच ICSH इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। हार्मोन। तो एक्स तो हमें पता चल गया सर, जी। एलएच। और क्या पूछ रहा है इसके सीक्रेशन से, अब ये कौन सा फिर सीक्रेट करता ये है? एंड्रोजन निकाल देगा, ये एंड्रोजन निकाल देगा, टेस्टोस्टेरोन जिसका बिल्कुल मेन कंपोनेंट होता है। तो सर हमें तो- फिर देखना है एक्स, एलएच और वाई, बिल्कुल वाई आपके ये हो जाएगा एंड्रोजन एंड्रोजन हार्मोन। हो जाएगा। यहाँ टीएसएच तो काम ही नहीं काम है। ही नहीं, एस्ट्रोजन तो फीमेल में मतलब ही और- टेस्टोस्टेरोन कह नहीं सकते, लेकिन अपन लोग एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलता है तो एंड्रोजन को प्रायोरिटी देंगे अपन सब। और इधर एक्स में एफएसएस तो दे इधर रखा दे है। दिया तो वैसे ही गलत हो गया। तो सर थर्ड ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन इज अवर करेक्ट आंसर। जी सर। नेक्स्ट पे चलते हैं सर। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू मेनस्ट्रुअल साइकिल। जी। मेनस्ट्रुअल साइकिल फर्स्ट मेनस्ट्रुएशन को सर मेनार्क कहा गया है। बिल्कुल सही बात है, फर्स्ट को मेनार्क बोलते हैं, जो फर्स्ट बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कॉल्ड मेनार्क, तो फर्स्ट होता है। परमानेंट सीज हो जाती है जब मेनोपॉज कहते हैं। बिल्कुल मेनोपॉज के बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल बिल्कुल नहीं आएंगे, बिल्कुल सही बात है। ये बाद में तो स्टॉप हो जाता है और उसकी वजह से एस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी होती है और वो ऑस्टियोपोरोसिस वाला डिजीज फीमेल में बहुत ज्यादा कॉमन हो गई है। जी सर। समटाइम्स लैक्टेशन एमनोरिया, जी ये जो कि हमारा नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड भी है, बिल्कुल बिल्कुल सर। occurs due to poor health और फिजियोलॉजिक, ये तो कोई लिंक ही नहीं बैठा। इसका कोई लेना कि लैक्टेशनल का मतलब ही होता है मिल्क से, Milk ब्रेस्ट फीडिंग वाला जो ड्यूरेशन होता है डिलीवरी के बाद में 6 मंथ तक हम कहते हैं कि साहब जो प्रोलैक्टिन का लेवल होता है फीमेल में बहुत ज्यादा होता है, और प्रोलैक्टिन ज्यादा होता है तो नेचुरली एफएसएच कम हो जाता है, क्योंकि ये इसको नेगेटिव फीडबैक और और इस दौरान जो है मेनस्ट्रुअल साइकिल नहीं आती। नहीं आएगी तो फोलिकल डेवलपमेंट होगा ही नहीं, क्योंकि एफएसएच का आपने पहले ही कम कर दिया है। तो 6 मंथ तक आइडियल अपन कहते हैं कि आइडियल 6 मंथ तक, 3 to 6 एवरेज है आइडियल जो माना गया मेडिकल साइंस में, तो 6 मंथ तक उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आएगी आफ्टर पार्चुरेशन। यानी फीमेल के अंदर टोटल पार्चुरेशन की बात करें अपन तो 9th मंथ तो वो हो गए आपके प्रेगनेंसी के, और 6 मंथ ये हो गए, टोटल 15 मंथ तक मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आएगी, नहीं आती जी। और इसको ये बता रहा है पुअर हेल्थ के नहीं, कारण, पुअर हेल्थ तो हर बंदे के इंडिया में बहुत से लोगों की न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी सबके अंदर ऐसा उसके कारण लैक्टेशन एमनियोरिया जी लैक्टेशनल का कोई मतलब ही नहीं है इसके अंदर। और इनकरेक्ट ही पूछा था सर हमसे जी तो ये इनकरेक्ट है सर आपके। और बेसिस ऑफ लैक्टेशन एमनियोरिया इज द इनहिबिशन ऑफ एफएसएस ड्यूरिंग ये बताइए, हेवी लैक्टेशन पीरियड ऑफ फीमेल। ये आगे बिल्कुल। तो सर थर्ड हमारा गलत हो गया। जी सर। नेक्स्ट पे चलते हैं सर। सेलेक्ट एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जी सर जो मादा जनन तंत्र है उसके रिगार्डिंग हमें गलत कथन यहाँ पर चूज सेलेक्ट करना है। करना जी सर। ओवेरियन मेडुला कंटेन्स ग्रोइंग स्टेजेस ऑफ टर्शियरी फॉलिकल। देखिए आप इसमें ना ये गलत हो गया, ये पहली बात है कोर्टेक्स Cortex। और ये मेडुला, जितने भी प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल ग्राफ है, जितने भी इवेंट होंगे वो कोर्टेक्स में होते हैं। मेडुला में ब्लड वेसल्स, कनेक्टिव टिश्यू, ये सारी चीजें होती है, नर्व हाँ नर्व सप्लाई वगैरह, लिम्फेटिक सप्लाई वगैरह, ये सारी चीजें इसके अंदर है, लेकिन कोर्टेक्स में ऐसा कुछ भी नहीं होता। Cortex। बिल्कुल, तो इसलिए सर ओवेरियन मेडुला में तो ये पहला ही गलत हो गया, पहला ही गलत हो गया। आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं। आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर भी देखा जाए तो मियोसिस फर्स्ट जो है वो कंप्लीटेड हो रहा है किसमें, टर्शियरी नहीं फॉलिकल ये में। गलत है, ये गलत है, ये तो वो सेकेंडरी प्राइमरी फॉलिकल के अंदर मियोसिस फर्स्ट हो जाती है। मियोसिस फर्स्ट अगर कम कह रहा है, टर्शियरी फॉलिकल, हाँ ये सही है, बिल्कुल सही है। तो टर्शियरी फॉलिकल के अंदर सेकेंडरी oocyte बन जाती है, सेकेंडरी फर्स्ट प्राइमरी oocyte कंप्लीटेड, फर्स्ट प्राइमरी मियोसिस फर्स्ट अगर कंप्लीट primary होगा oocyte। तो नो डाउट आपके मान Tertiary टर्शियरी फॉलिकल बनेगी और अंदर सेकेंडरी oocyte बन जाएगा, ये सही बात है ना सर। ग्राफिन फॉलिकल कंप्लीटली मैच्योर्ड फ्रॉम, बिल्कुल बिल्कुल बेस्ट है। और मोस्ट ऑफ फॉलिकल फॉर्म्ड इन ओवरी आर डीजनरेटेड ड्यू टू फॉलिकुलर एट्रेशिया। बिल्कुल कहते हैं ना अपन जी भाई बर्थ के टाइम 4 लाख के आसपास प्राइमरी oocytes बनती है, प्राइमरी फॉलिकल्स बनती है, और प्राइमरी फॉलिकल जब प्यूबर्टी आती है उस समय तक फीमेल में ईच ओवरी के अंदर, बिल्कुल एनसीईआरटी की लैंग्वेज है, 16,000 to 80,000 ईच ओवरी में रहती है, यानी दोनों को माने तो अपन करीबन 1.5 लाख के आसपास बचती है। टोटल बनी 4 लाख, यानी करीबन 2.5 लाख के आसपास, 2.5 लाख के आसपास जो प्राइमरी फॉलिकल्स होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, उसी अपन बोलते हैं फॉलिकुलर एट्रेशिया। तो सर ये हमारा गलत, तो कुल मिला के ये भी सही हो गया, ये भी सही हो गया, ये भी सही हो गया, पहला गलत हो गया, इनकरेक्ट पूछा था इसलिए 51 में सही आंसर हो गया फर्स्ट। नेक्स्ट पे चलते हैं सर।
Which of the following can be considered as functionally inactive structure in ovary? फंक्शनली इनएक्टिव पूछ रहा है, जिसका ठीक है। कोई काम नहीं काम है, नहीं फालतू जी, में है। जी। ओवेरियन फॉलिकल का तो काम बिल्कुल है ऐसा सर, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी फॉलिकल ग्राफ्टिन सब कुछ बनाने का काम ही फॉलिकल का है। और कॉर्पस ल्यूटियम अगर नहीं होता तो आज इतनी पॉपुलेशन ही नहीं होती। बिल्कुल सही बात है, ना तो प्रेगनेंसी होती, ना प्रोजेस्टेरोन होता, ना एस्ट्रोजन होता, कुछ भी नहीं होता। और ग्राफियन फॉलिकल बिल्कुल जब मैच्योर होती है ग्राफिन फॉर सेकेंडरी उस साइड को होल्ड करती है, तो फंक्शनल है चीज। ईस्ट्रोजन का भी रिलीज करती है। बिल्कुल साहब, थीका इंटरना जो इसकी है, और इसकी जो अपने फॉलिकुलर सेल्स होती है वो इनिबिन हार्मोन का रिलीज करती है। और मेल के अंदर अगर इनिबिन की बात करें तो सर्टोली सेल रिलीज करता है, और फीमेल की बात करें तो अपन को पता है फॉलिकुलर सेल्स करती है। जी सर। कॉर्पस एल्बिकैनस, हाँ, ये तो कार्पस ल्यूटियम डीजनरेट होने के बाद में स्ट्रक्चर बनती है, इसका कोई रोल नहीं है, इससे कोई बिल्कुल कोई फंक्शन नहीं है ओवरी के अंदर। ये तो एंडिंग स्टेज है फॉलिकुलर एट्रेसिया की तरफ। जी सर। तो कुल मिला के हमारा 52 में सही आंसर क्या हो जाएगा सर? जी 4 हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं सर। Which of the following is the first phase of parturition? जी, तो फर्स्ट फेज सर पार्चुरेशन का डायलेशन फेज होता है। बिल्कुल जी। पार्चुरेशन का मतलब है कि जो एक्सपल्शन ऑफ फिटस फ्रॉम द फीमेल बॉडी होता है, यानी कि इस तरह से वो बाहर निकलता है। तो सबसे पहले अपन को पता है जहां से बर्थ कैनाल होती है, बर्थ कैनाल अपन सर्विक्स और वेजाइना को दोनों को कंसीडर करते हैं, लेकिन जब पार्चुरेशन होता है तो अपसाइड टू डाउनवर्ड होता है, पिरामिड शेप का होता है यूट्रस। तो सबसे पहले जो फैलता है, जो स्प्रेड होता है, वो होता है सर्विक्स पार्ट का। तो सर्विक्स और वेजाइना का डायलेशन होता है, जिसको अपन कहते हैं डायलेशन फेज। उसके बाद में कॉन्ट्रैक्टाइल फेज आती है यूट्रस की, फिर वो प्रोपेल होकर बाहर आता है फीटस। फर्स्ट आंसर इज करेक्ट। Which of the following is the most appropriate stage of human morula? मोरुला का पूछा तो 8 to 16 8 to 16 स्टेज होती है, स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है। मलबरी शेप होती है, मलबरी शेप होती है, सॉलिड होती है, कोई कैविटी होती कोई नहीं है cavity इसकी। नहीं। बिल्कुल सर, बिल्कुल तो 8 to 16 is cell stage of embryo। जी। ये भी एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन था। फैक्चुअल क्वेश्चन, स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेट। जी सर। फिर सर which of these is not an important component of initiation of parturition in human? तो बिल्कुल। इनिशिएशन ऑफ पार्चुरेशन की बात करें तो अपन एनसीईआरटी के बेस पे चलते हैं, तो पार्चुरेशन एग्जैक्टली अपन कहते हैं फीटो इजेक्शन रिफ्लेक्स कहते हैं इसको। फीटल और इजेक्शन को इजेक्ट करना होता है बॉडी से बाहर। इसके लिए जो मैसेज जाता है वो दो जगह से आता है, एक तो प्लेसेंटा से और एक फुली डेवलप्ड फीटस से। दोनों मैसेज भेजते हैं हाइपोथैलेमस को कि हम भाई अब कंप्लीट हो गया डेवलपमेंट, अब हमें बाहर जाने दिया जाए, या फीटस को बाहर प्रोपेल किया जाए, या डिलीवरी पार्चुरेशन किया जाए। तो ऑक्सीटोसिन का रिलीज होता है, साथ ही साथ में ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल भी बढ़ता है। प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस जो लोकल हार्मोन की तरह काम करते हैं, जो अपने क्या कहते हैं स्मूथ मसल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस करते हैं, जो यूट्रस में होती है, जो लेबर पेन कॉज करती है। और ऑक्सीटोसिन नो डाउट मेनली इसलिए होता है, पार्चुरेटिव हार्मोन है, सीधी सी बात है। तो ये सारे इन्वॉल्व है, लेकिन प्रोलैक्टिन तो मिल्क सिंथेसिस से रिलेटेड होता है, इसका इससे कोई रिलेशन नहीं होता है पार्चुरेशन से, सीधी सी बात है। सर फर्स्ट आंसर चला गया। प्रोस्टाग्लैंडिन सर पेन के लिए भी रिस्पांसिबल, बिल्कुल पेन के लिए वो लेबर पेन कॉज करेगा सब। ठीक, तो फर्स्ट आंसर हमारा सही आंसर सही है। नेक्स्ट पे चलें सर। कोर्टिकल रिएक्शन इज एसोसिएटेड विद जी। कोर्टिकल रिएक्शन oogenesis, spermatogenesis, cleavage, fertilization से रिलेटेड। अब कोर्टिकल रिएक्शन बेसिकली आप थोड़ा ध्यान रखें, जैसे ही स्पर्म ओवम के अंदर एंटर करता है तो उसमें ओवम की स्टेजेस आपको पता होनी चाहिए कि oogenesis हुआ कैसे। oogenesis के अंदर जो ग्रोथ फेज होती है, जहां पर प्राइमरी साइड की बहुत ज्यादा ग्रोथ होती है, उसके बाद में उसमें ग्रोथ फेज को दो में डिवाइड किया, एक तो प्री वाइटलोजेनेसिस और एक वाइटलोजेनेसिस। जैसे पीतक पूर्व जनन और पीतक जनन अपन कहते हैं इसको ना। तो उसमें क्या होता है कि फर्स्ट जो स्टेज होती है प्री वाइटलोजेनेसिस, जो योग के फॉर्मेशन से पहले, हाँ योग के फॉर्मेशन से पहले पूरी प्रिपेयर कर लेता है, क्योंकि उसको आगे मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड में जाना है, तो वो सारी चीज को स्टोरेज कर लेता है। और इसमें सबसे बड़ा रोल होता है गोल्जी बॉडी का। गोल्जी बॉडी है जो कोर्टिकल ग्रेन्यूल बनाती है, कोर्टिकल रिएक्शंस करती है। उसमें क्या होता है, जैसे स्पर्म आता है तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ओवम को डैमेज करता है, डैमेज करते ही स्पर्म जैसे ही अंदर जाएगा तो वहां पर कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स होते हैं, जो स्पर्म के साइटोप्लाज्म ओवम के साइटोप्लाज्म में पड़े हैं, वो फट जाते हैं। क्योंकि स्पर्म जैसे ही जाएगा वो कैल्शियम रिलीज करेगा, कैल्शियम रिलीज करते ही ये ग्रेन्यूल्स फट जाएंगे। फटते ही वो जो कोर्टिकल ग्रेन्यूल फटते ही वो रिलीज करेंगे कुछ ऐसे सब्सटेंस जो फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन बनाएंगे, जो पॉलीस्पर्मी, जो अदर स्पर्म, हाँ पॉलीस्पर्मी को प्रिवेंट करेंगे, जो अदर स्पर्म उसमें एंटर नहीं कर पाएंगे। तो ये जो रिएक्शन होती है स्पर्म और ओवम के बीच में, जो फर्टिलाइजिंग मेम्ब्रेन बनने की, इन्हीं को अपन बोलते हैं कोर्टिकल रिएक्शन। तो सर फर्टिलाइजेशन से रिलेटेड। तो अगर ऐसे भी पूछ ले कि ये रिएक्शन के कारण हम किसको प्रिवेंट कर सकते हैं, पॉलीस्पर्मी, बिल्कुल एक से ज्यादा स्पर्म को एंटर नहीं होने से। तो सही आंसर बच्चों इसका 56 में हमारा कौन सा हो गया? फोर्थ ऑप्शन। In human female, ovulation occurs during menstrual cycle. जी। तो menstrual cycle में कब ovulation होता है? तो सर ये दोनों तो गलत हो गए, सेकंड और थर्ड तो
बिल्कुल मैंने स्टेजेस लिख दिए थे। 1 से 5 दिन तो ब्लीडिंग फेज, 6 से 13 तक अपने हो जाती है कौन सी प्रोलिफरेटिव फेज, और 14वें दिन ओवुलेशन, और आगे जो रहती है वो सीक्रेटरी फेज। तो सीक्रेटरी में तो होगा नहीं, इधर तो होने का सवाल ही नहीं होता, ये या तो तो ओवुलेशन या इन दोनों के बीच में, दोनों गलत हो गए। बिल्कुल सर। बिगिनिंग ऑफ प्रोलिफरेटिव फेज, बिगिनिंग तो नहीं होता, बिगिनिंग तो 6th डे ही हो गया, यहाँ तो है नहीं, यहाँ तो एंड ऑफ प्रोलिफरेटिव हो तो बात समझ में आती है। फर्स्ट ऑप्शन है सर, एंड ऑफ प्रोलिफरेटिव, बिल्कुल सही सही, प्रोलिफरेटिव अवस्था की अंत में, बिल्कुल उसके आगे जस्ट ओवुलेटरी फेज। अब सर एक डायग्राम है, जी हमें कंक्लूड करना है करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग इसके अंदर। जी, तो ऑल द स्पर्म्स अटैच विद ओवम, दिए गए चित्र का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए विकल्पों के लिए सही स्पष्टीकरण को आप हमें बताना है। तो ऑल द स्पर्म्स अटैचेस विद ओवम, ट्रांसपोर्ट ऑफ ओवम टुवर्ड्स द स्पर्म, ovum and surrounded sperm were going to take part in fertilization, और sperm induces change in the cells of corona radiata। तो ये हमें सर देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो सर ये डायग्राम हमें क्या बता रहा है कि एक ओवम है और इसके ऊपर स्पर्म आ रहे हैं सर, ये अटैक कर रहे हैं जी सर। हाँ, तो इसमें अपन को पूछा गया है, सही करेक्ट है ना, सही। तो ऑल स्पर्म्स अटैच विद ओवम, तो ये तो कोई देख के भी पता चल रहा है, एक तो ये तो सेपरेट ही पड़ा है, अटैच हुआ ही नहीं, अटैच हुआ ही नहीं, ये तो घूम रहा है बाहर, ठीक है ना। तो ये आपके गलत हो गया सर। ट्रांसपोर्ट ऑफ ओवम, ओवम तो जाएगा ही नहीं, ओवम तो बैठा है, ओवम तो अपनी जगह रहेगा, एम्पुला में पड़ा है ये तो, ये नहीं हिलता अपनी जगह से, ये तो वेट करेगा, आओ मुझे फर्टिलाइज करो, ठीक है। चलिए सर, इनविटेशन है ये तो। चलिए सर, ओवम एंड सराउंडेड स्पर्म वर गोइंग टू टेक पार्ट इन फर्टिलाइजेशन, बिल्कुल ये बात है, सारे के सारे फर्टिलाइजेशन में टेक पार्ट करने के लिए जा रहे हैं, बिल्कुल सही बात है सर। जो पहले कर देगा हाँ वो है अपना, भाई सीधे सा फंडा है, 2 to 3 मिलियन स्पर्म आते हैं, यानी एक तरह की पूरी बारात आती है, दूल्हा एक ही होता है। वैसी बात है कि इसमें भी दूल्हा जो है वो एक ही है, और जिसकी कार तेज चलती है वो आगे पहले जाएगा सीधे सीधे। तो कुल मिला के सही आंसर हमारा थर्ड हो जाता है, क्योंकि सर स्पर्म इंड्यूस चेंजेस इन द सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा जी, ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा में थोड़ी चेंज करते हैं। नहीं ये तो ना उसे ब्लॉक करता है। हाँ, कोरोना रेडिएटर तो बाहर ही पड़ा है, उसके तो जो जैसे मैं बना दूं आपको, ये कोरोना रेडिएटर एयर होती है, इसमें हाइलोनिक एसिड के बैंड होते हैं, इसको इसने डैमेज कर दी, ये तो टूटा हुआ पड़ रहा है कि सेल सेपरेट हो जाएगी साइड, ये वापस कोई ब्लॉक नहीं करेगी, कुछ भी आओ कुछ भी जाओ, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं, कोई हटा रहा है, जैसे ये हटा दिया इसने, ये सेल अलग होगी जी। तो कुल मिला के एक तरीके का शक्ति प्रदर्शन हो गया, पहले आप हटाइए फिर जाइए सही। तो सर सही आंसर हो गया इसका, थर्ड हो गया। एम्ब्रियोलॉजी बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, अगर बच्चे इसको थोड़ा सा इंटरेस्ट लेके पढ़े तो। मिल्क लेट डाउन हार्मोन बात कर रहा है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन। मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन, मिल्क इजेक्टिंग, लेट डाउन मतलब इजेक्ट कराना, और ऑक्सीटोसिन होता है क्योंकि जो स्मूथ मसल्स होती है उनमें कॉन्ट्रैक्शन होता है मेमोरी ग्लैंड में, और मिल्क बाहर आ जाता है, और जो बेसिकली जो मातृत्व है जी उससे रिलेशन, बिल्कुल मैटरनिटी हार्मोन है। मैटरनिटी, इसका दूसरा नाम अगर आपको याद रहे, बच्चों को याद रखना है, पिटोसिन नाम है, याद रखिएगा, इसका दूसरा नाम पिटोसिन है। लेबर हार्मोन भी है, मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन भी, खूब सारे इसके सिनोनिम्स है बेसिकली, और ये बनता हाइपोथैलेमस में है और रिलीज पोस्टीरियर, बिल्कुल हाइपोथैलेमस में बनके हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियस के थ्रू ये आता है अपने पोस्टीरियर पिट्यूटरी, जिसको अपन कहते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस या पार्स नर्वोसा, वहां जाकर स्टोर होता है। स्टोर तो नहीं कह सकते, लेकिन टेम्परेरी ड्यूरेशन होता है, क्योंकि स्टोरेज जो हार्मोन का बॉडी में कहीं होता ही नहीं है, थायराइड थायरॉक्सिन है जो टेम्परेरी 2 महीने तक स्टोर है जी सर। तो सर सही आंसर हो गया इसका थर्ड, जी सर।